हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का इस फुंतरू जी के ऑनलाइन परिवार में। साथियों, आज का समय और नज़ारा देखकर आप सोच रहे होंगे कि सर क्या करने वाले हैं। तो बहुत ही उत्साह और बहुत ही पॉजिटिव तरीके के साथ आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ करने जा रहा हूं। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं। मेरे एक ऐसा प्रिय स्टूडेंट था, उससे मिलवाने था क्या भी है, उससे मिलवाने आपको जा रहा हूं। उसकी यात्रा को आप देखिएगा, उसकी जर्नी को आप देखिएगा, उसकी मेहनत को आप देखिएगा, उसके जुनून को, उसकी जिद को, उसकी लगन को आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में हर चीज़ जो है वो संभव है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको अपन कह सकें कि असंभव चीज़ है। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, जुनून है, तो आप हर चीज़ को पा सकते हैं। और मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने बहुत ही प्यारे छात्र का। अनुज, आ जाइए प्यारे भाई, आ जाओ। अनुज जी आपके सामने आ रहे हैं और बैठ जाइए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी का अपने इस परिवार पर। कैसे हैं आप? ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे प्रथम बार में बच्चों से? जो भी है अपने अपने प्रयासों के साथ आगे बढ़ते रहें। और दिक्कतें तो सबको आती हैं, पर अपनी दिक्कतों से आगे निकलना ही सबसे बड़ा जो भी है मुद्दा है कि कौन आगे निकलता है कौन नहीं निकलता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अनुज जी हैं, इन्होंने एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी जो 2022 में, उसमें 45 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था और उसमें से 781वीं 781 रैंक हासिल करके, और जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बच्चा सोचे उस बात को, 45 लाख में से आप 781वीं नंबर पर आते हैं और ऐसी ऐसी जगह से ये बिलोंग करते हैं। अभी सब कुछ इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे। और इनकी इस मेहनत से, इनकी इस लगन से अगर आप में से एक भी बच्चा थोड़ा सा भी मोटिवेट होकर पढ़ाई कर लेता है तो मैं बहुत बहुत अपने आप को धन्यवाद दूंगा। और अनुज का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने समय निकाला। और मतलब किसी भी एक बच्चे की अगर ज़िंदगी इस वीडियो की वजह से थोड़ी सी भी बदलती है तो मुझे लगता है अनुज जी हम लोगों का ये जो करना है सफल हो जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अनुज जी के बिल्कुल बेसिक मामले से। सारे एंगलों को टच करेंगे हम लोग। अनुज जी की बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, अनुज जी का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इन्होंने पढ़ाई कैसे करी और क्या इनके पढ़ाई का सोर्स रहा, मोटिवेशन क्या रहा, और सारी चीज़ों पर, है ना। और जितने भी एंगल होते हैं हर एंगल पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुज जी आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपने घर परिवार के बारे में बताइए, अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए, थोड़ा सा सब लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। मैं तो एक सिंपल सा स्टूडेंट रहा हूँ सर का शुरू से ही। सर ने जब से मैंने सही एज पे आया हूँ उस समय से सर ने मुझे अपने पास बुला लिया। उससे पहले जो माता पिता ने अपने हिसाब से जो भी किया वो ठीक था, जितना उनसे हो सका किया। अब मैं घर का एक सबसे बड़ा बालक भी था। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि घर वाले माता पिता केवल हमको ही देखें, हमसे छोटे भी एक हमसे बड़ी बहन है, उसके बाद में इसके बाद भी हमारे 2 भाई और हैं, एक बहन है। टोटल हम 5 भाई बहन थे, ठीक है। अब माता पिता को ऐसा तो है नहीं केवल अपने एक बालक पे ही फोकस करें, जिसमें आप सबसे बड़े थे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमसे बड़ी बहन थी, भाइयों में हम सबसे बड़े थे। जो जिम्मेदारी का पद हम ही को संभालना है। दीदी जो है वो आपसे कितनी बड़ी है? दीदी 2 साल। अच्छा, 2 साल बड़ी। दीदी की शादी हो चुकी है अभी? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और बताइए आगे। अब माता पिता ने तो शुरू से ही पिताजी के भी पिताजी हमारे जन्म से पहले ख़त्म हो चुके थे, तो उनके ऊपर तो वैसे ही शुरू से ही इतनी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने 2 बहन और 1 भाई, 2 भाई और 2 बहन, 4 लोगों की तो उन्होंने खुद शादी की अपने हाथों से। पहली बात तो उनके ऊपर यही सबसे बड़ा जिम्मेदारी का भार रहा, फिर भी उन्होंने। तो ये पापा जी आपके क्या करते हैं बेसिकली उनकी जो भाइयों की और अपनी खुद की खेती और कोई बात खेती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों के माता पिता जो होंगे वो किसान होंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और आप गरीब परिवार से हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हर इंसान इंडिया में लगभग 70% लोग जो है वो गरीबी से ही जूझ रहे हैं, पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। बस जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कुछ कर दिखाने का, और उन्हीं में से एक नाम आपके सामने आज है जिसका नाम है अनुज। मैं बता दूं कि अनुज जो है हमसे सिलेक्शन होने से 2 साल पहले से पढ़ रहा था। और मतलब
वो लगन इस बच्चे के अंदर हमने खुद देखी थी। देखिए एक टीचर का भी वो होता है, मैं आपको बता दूं, अगर मुझे दिख जाए कि ये लड़का बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली फिर मेरा सारा एनर्जी जो है ना वो उसको ज़रूर चला जाता है, हर प्रॉपर गाइडेंस देने में, सारी चीज़ें करने में। अब कोई लड़का बातें उल्टी सीधी कर रहा है ना, तो फिर क्या होता है, हम भी उसके साथ थोड़ा हंस मजाक लेते हैं, हालांकि उसको समझाते हैं, लेकिन आप सोचिए और समझिए कि अगर आप सीरियस हैं, वही वाली बात है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात आपको मंजिल तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगी, और उसी कायनात में टीचर भी एक हिस्सा होते हैं। तो स्टार्ट करना चाहेंगे सबसे पहले, ब्रीफ तरीके से आप बताइए थोड़ा सा आपकी एजुकेशन, यानी सबसे पहले आपने 12th क्रॉस किया होगा, तो 12th तक की पढ़ाई आपने गांव से करी या शहर से करी या सरकारी स्कूल से करी, कहाँ से करी? मैंने पहले बताया कि पिताजी एक किसान, और फिर वो अपने दौर थोड़ा में सा तेज बोलिए, आवाज़ बच्चों तक अपने जाए। दौर में ही वैसे भी 4 लोगों की शादी करने के बाद निकले, तो एकदम अपने बच्चों का भी भार ऐसे नहीं उठा सकते, और कहीं भी बार नॉर्मली पढ़ाओ तो फीस देने में दिक्कत आती है, कोई भी हो गई। तो उस हिसाब को देखकर, और गांव में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल दोनों हैं, तो शुरुआत की तो शिक्षा जूनियर प्राथमिक विद्यालय में स्टार्ट हुई। प्राथमिक विद्यालय। उसके बाद जब वहाँ से पास किया तो वहाँ तक तो अपनी शिक्षा बिल्कुल एक तरह की जीरो थी, क्योंकि प्रॉपर जब तक गुरु कोई गाइड करने वाला ना मिले तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो सही से प्रॉपर नहीं हो पाती। वहाँ तक तो मैंने एक तरह का जीरो, अपनी जो एजुकेशन है उसको मैं जीरो मानता हूँ, क्योंकि क्लास सिक्स में मुझे याद है जहाँ तक कि एक अशोक मैडम नाम से एक मैडम थी, उन्होंने कुछ देखा मुझ में, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया क्लास 6 में। मैडम ने फोकस किया आप पे, बिल्कुल। बहुत शानदार। तो मैडम ने जब फोकस किया, उन्होंने देखा कि मैं ही सबसे वीक रहा हूँ उस समय का, तो उन्होंने फोकस किया, खासकर मेरा इंग्लिश सबसे वीक था, उस पे उन्होंने फोकस किया तो कुछ सुधार आया। 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव के ही विद्यालय जूनियर हाई स्कूल से की। उसके बाद मेरे ग्राम में ही, ग्राम इटगांव, पोस्ट खरदूली, जिला इटावा, पूरा एड्रेस। तो ग्राम इटगांव में एक है चन आदर्श इंटर कॉलेज, इसके प्रिंसिपल थे अजय कुमार यादव। वहाँ से हाई स्कूल की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की, 9th हाई स्कूल वहाँ से करने के बाद फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे की 11 और 12 की शिक्षा पूरी हुई। लेकिन 12th में कुछ ना कुछ हमारी पढ़ाई में कमी हो गई। 12th में कमी हो गई, उसके क्या प्रमुख कारण थे? प्रमुख कारण क्या है, यही प्रॉपर दोस्ती यारी सही ना होना। ठीक है, संगति जो है ना सही ना होना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि संगति बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी गति होने लगती है। संगति का अर्थ आपको पता नहीं होगा, संगति का मतलब होता है संग गति। तो जैसी संगति होगी उसी प्रकार से आपकी गति बनने लगेगी। हालांकि अभी अपने बारे में आपको ये बता रहे हैं, पर आप इनका एक एक पॉइंट से सीखने का प्रयास करना थोड़ा सा, कि यहाँ पर कहाँ पर किस पॉइंट पर लाइफ के क्या क्या गलतियाँ इनसे हुई, और फिर उन्होंने उन गलतियों को इन्होंने सुधारा कैसे, है ना। हर चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। बोलिए, आगे बोलिए। जब मैं 12वीं कक्षा में था तो वही संगति वाला सीन बन गया। उसमें क्या हुआ, अब सबसे ज़्यादा तो दिमाग में चल रहा था क्या, नॉर्मली कि कोई नहीं, कोई दोस्त हेल्प कर देगा, पेपर निकल जाएगा, पास हो जाएंगे, क्या मतलब है। लेकिन 298 नंबर होने के बावजूद फेल हो गया 12th में। ओ भाई, आज पहली बार ही अनुज बात हमें बता रहे हैं, आज से पहले अनुज ने कभी ये बात हमें भी नहीं बताई है। तो मतलब अब तो ये और इंटरेस्टिंग कहानी थोड़ी सी होती चली जा रही है कि आप 12th में फेल हो गए, या देर आफ्टर आप देख सकते हैं कि अभी किस ड्रेस में है, तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग अब कहानी हो रही है ये। और आगे बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। जब फेल हुए ना, उसके बाद जब रिजल्ट देखा और घर वालों का चेहरा देखा, उनकी मेहनत भी थी, हमारी तो कोई मेहनत नहीं थी उस समय, तो थोड़ा सा बुरा लगा अपने आप में भी। जब बुरा लगा तो कुछ करना भी है, जब लोग गलत तरीके से देखने लगे। और फिर सही बात है, जब कोई सुबह से लेके शाम तक फ्री घूमता हुआ किसी को नज़र आएगा तो कोई भी है बोलेगा गलत कि अगर पढ़ लिया होता, कुछ मेहनत कर ली होती तो पास हो जाते। तो फिर कुछ समझ में आया, अगली साल फिर 12th के एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट की। फिर थोड़ा सा एक जुनून सा पैदा हुआ कि अब की बार पास होना है। शुरू की अपनी पसीना दिन में रात में निकल रहा, लाइट है नहीं है, लेकिन अपना पेपर तो निकालना ही है। मेहनत की, अगले साल अच्छे नंबरों से पास हुए। बहुत बढ़िया। तो अगली साल फिर उन्होंने 12th पास किया, इस हिसाब से इनका 12th हुआ।
ट्वेल्थ के बाद जीवन में सब लोग सारे टीचर कहते होंगे 12th कर लो फिर तो जीवन सेट है। फिर आपको क्या लगता है, मतलब 12th के बाद आपको लगा कि जीवन सेट है और बिखर गया है? नहीं, फिर ये लगा कि यहाँ तक तो ठीक रहा, अब यहाँ के बाद अगर हम आगे पढ़ रहे, पढ़ना तो आगे है ही, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे की भी देखनी है। जैसे पिता को तो देख ही रहे थे हम, वो प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो माता पिता का यही सपोर्ट रहा कि उन्होंने खेती में तो बहुत कम हमें ध्यान देने दिया, लेकिन फिर भी हमारा अभी ऐसा नहीं है कि हम दोनों लोग मेहनत करें और हम फ्री घूमते रहें, हमें भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हम फ्री होते थे या फिर हम अपना जो भी काम है अपना करने के बाद उनके साथ भी जाते थे, और ज़्यादातर जैसे कोई मेहनत का काम था, जैसे बोरी उठाना, तो ये हम खुद ही जाके कर लेते थे, क्योंकि पिताजी को सारा दे नहीं है, जब तक उम्र है कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे। सही बात। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, सभी जितने भी पेरेंट्स मेरी अगर ये वीडियो देख रहे हो और जो बच्चे देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, सभी माता पिताओं को मेरा नमस्कार है। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे क्या होता है कि घर में इस उम्र में बहुत सारे काम होते हैं, और अगर माता पिता जब बच्चों से बोलते हैं कि ये काम कर दो, तो अगर बच्चा बहुत बार बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं मारने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये कहना है, रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों से क्या होता है, बच्चों के माइंड में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मतलब आप अपने बच्चे को थोड़ा सा सफल अगर देखना चाहते हो, अगर आपका बच्चा जेन्युइन तरीके से पढ़ रहा है तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट करिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो धनिया मिर्चें मंडी से ना ला पाए तो आप उसको डांटें, आटा पिस के घर में ना आ पाए तो आप उसको डांटें, किसी प्रकार से मैनेज कर लीजिए, लेकिन वही टाइम पढ़ाई का भी होता है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कहेंगे सर ये काम तो सब लोग करते हैं, नहीं, इन चीज़ों से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ये बात रियल है। बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा इन चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं उसी टाइम अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि रिश्तेदार तो सब लोगों के नॉर्मली आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा डिस्टर्बेंस रहता है। ये आई थिंक वही बच्चा समझ सकता है अनुज जो उस चीज़ से गुजरा है, ठीक है। तो ये एक मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक ये वाली बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कृपया कम, मतलब थोड़ा सा दबाव बनाएं और उसको गिव द टाइम, मतलब टाइम दें अपने बच्चे को, कर जाएगा वो, अच्छा कर जाएगा, गारंटी से कर जाएगा। टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है। वक्त को वक्त लगता है वक्त बनाने में। आगे आ जाइए अनुज जी, आगे चलते हैं। तो फिर इनका 12th हुआ, 12th के बाद घर परिवार की जिम्मेदारियां देखी इन्होंने, और पापा मम्मी के सपने थे, और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर कॉल करते रहते हैं, सर मैं बहुत गरीब हूं और मुझे मतलब कैसे क्या होगा। थोड़ा सा मैं उसके बारे में, क्योंकि मैं जानता हूं थोड़ा आपको पर्सनली, थोड़ा मैं उसके बारे में ज़रूर बतवाना चाहूँगा। आप बताइए थोड़ा सा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और फिर आपने कैसे उसको बदला, बताइए आज। फैमिली बैकग्राउंड मैंने पहले ही बताया कि पिता ने तो अपने पिता को बहुत पहले ही खो दिया, उसके बाद पूरी जिम्मेदारियां पिता सबसे बड़े थे, उनके कंधों पर। 2 भाई 2 बहन की शादी करना सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। उस दौर में और कोई बाहरी काम नहीं, खुद का अपना खेत जो भी है उससे सभी का शादी करना, और इधर बच्चे भी बड़े हो रहे, उनको भी पढ़ाना। अच्छा, यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा जिससे आप सब लोग ताली बजाना। एज कितनी है अभी आपकी? हमारी अभी 23 साल हुई है। 23 ईयर्स की एज में ये जो इन्होंने हासिल किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार मेरी समझ से आप लोग भी थोड़ा सा तालियां क्लैपिंग कर देना कमेंट सेक्शन में। 23 ईयर्स की एज में जिस स्टेज पर अभी ये बैठे हैं, देखिए सफलता का मजा अनुज तभी है जब वो सही टाइम पे मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको गलत टाइम पे सफलता मिल रही है, मतलब आप 29-30 साल के हो गए हैं, देर आफ्टर आप सफल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 साल में शादी हो जाएगी, और इंडिया में औसत उम्र होती है 60 साल, 2-4-5 साल में निपट जाओगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे, लफड़े में पड़ जाओगे। तो सफलता का असली मजा आप तभी ले पाएंगे जब आपको एक सही और परफेक्ट टाइम पे सफलता मिले। तो आप देखिए अब इनके सामने पूरी जिंदगी डली हुई है मजे करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो मैं वही आप सबको समझाता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा अभी पढ़ाई पे फोकस कर लें, कुछ दिन बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, ठीक है। आगे चलते हैं अनुज, थोड़ा सा आगे बताओ, थोड़ा सा और गाइड करो चीज़ों को। चलिए, हमारे सामने अभी बहुत, देखिए हम लोग क्या है, एक जगह पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत शानदार लोकेशन है, तो हम इस समय पर वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं बाद में आपको दिखवाऊंगा, दूसरे फ़ोन से ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग करें कि हम लोग भी जो कर रहे हैं वो कितना मतलब उसमें कर रहे हैं। मैं ये जो यहाँ पर अभी बीच में जो हो रहा है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए, जय ऊठ महाराज की। आगे आगे चलिए अनुज।
फिर कैसे क्या आपने मतलब तैयारी सबसे पहले शुरू कब करी कंपटीशन की? कंपटीशन के दौर में तो जब इंटर में फेल हुए, तभी से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बीएससी तो ठीक है, लेकिन अब जो घर की जिम्मेदारी है वो घर पिताजी को हल्का करना जिस बोझ से है, तो वो तो तभी हो पाएगा या तो कहीं नौकरी ले लो या अपना खुद का बिजनेस करो। ठीक है। खुद के बिजनेस के लायक हमारी हैसियत नहीं है शुरू से ही। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के जो भी लोग होते हैं, हम सब लोगों के पास बिजनेस करने की हैसियत होती ही नहीं है। मैं आपको सही बात बता दूं, देयर इज ओनली ऑप्शन कि क्या, केवल पढ़ाई। पढ़ाई करके ही आप बिल्कुल। अपने फैमिली के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। सिंपल तरीका है ना, सबसे जो सिंपल सबसे तरीका है, सिंपल तरीका। बिल्कुल सबसे सिंपल। भाई आपको एक कमरे में बैठना है, किताबें भी आपको मिल रही हैं, टीचर भी मिल रहा है आपको, पेन भी मिल रहा है, पढ़ना आपको है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? आगे सबसे बोलिए। सिंपल तो यही है। ठीक और है। मुझे लगा, और पिता सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये रहा कि पिता और माता में से काम के लिए तो खैर सभी बोलते हैं, लेकिन ऐसे कोई समय पर मुझे नहीं टोका जिस समय मैं पढ़ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज़्यादातर यही होता है कि बच्चा पढ़ने बैठा, माँ ने टोकाई कर दी, बेटा ये काम, बेटा वो काम। तो उस समय अगर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है और वो अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहा हूँ हमारे आपकी साथ यही सबसे एक अच्छा हुआ कि मुझे उस समय नहीं टोका गया। काम किया लेकिन बाद में, अपना काम पहले, उसके बाद अदर काम। तो और अभी तक उम्र मेरी 23 साल हो चुकी। 22 साल में ज्वाइनिंग ली। जिस दिन बर्थडे था उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। सबसे अच्छी खुशी की बात, इससे बड़ा जीवन में हो सकता है कोई उपहार मुझे ना मिले। बर्थडे गिफ्ट के जिस दिन इनका बर्थडे था उसी दिन इनको ज्वाइनिंग मिली थी, तो बहुत बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट था इनका। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपके मन में सबसे पहली बार कब आया कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है? मैं आपको एक बात और बता दूं थोड़ा सा, कि अनुज ने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए थे सेम टाइम पर। एक एसएससी जीडी जिसके थ्रू इनको बीएसएफ मिला है, और एक रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, वो दोनों स्टेज क्लियर थी इनकी, वो भी एग्जाम इनका क्लियर था। तो एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आपका रेलवे भी क्लियर था और आपका एसएससी जीडी भी क्लियर था, तो क्या वो पॉइंट रहा, क्या वो रीज़न रहा जिसकी वजह से आपने सेना को चुना? सेना इसलिए क्योंकि सेना में पहले ही चाचा आर्मी में, इंडियन आर्मी में क्लियर थे, तो घर में तो एक पहले ही से माहौल था, सेना वाला। बिल्कुल। और रेलवे में गांव से काफ़ी लोग थे लेकिन परिवार से कोई नहीं था। समझ पाऊँ। हालांकि वो भी एक बात थी कि कोई नहीं है, तुमको होना चाहिए। बिल्कुल समझ रहा लेकिन जो उनकी चीज़ें देखते थे ना, चाचा वाली डिसिप्लिन, हूँ। रेलवे में रहकर ये ज़्यादातर मैं नहीं सुधार सकता। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो डिसिप्लिन अगर किसी के अंदर नहीं है तो हो सकता है, मेरी समझ से तो वो सही नहीं है। देखिए, आर्मी के जितने भी लोग होते हैं बीएसएफ के, उनके लिए डिसिप्लिन जो होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है ना। डिसिप्लिन जो मतलब अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इनको सुबह कितने बजे उठा देते हैं वो लोग आपको? सुबह 3 बजे। 3 बजे डेली इनको उठना होता है। आप समझिए, आप लोग 10 बजे तक। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है, अगर सूरज आपको जगा रहा है यानी आप गलत कर रहे हैं। आप इतनी जल्दी उठ जाइए कि आप सूरज को जगा दीजिए। समझ रहे हैं आप? हम लोग तो बहुत पहले जग जाते हो, वो लेट आता है। चलिए, अब शुरू करते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी भैया कंपटीशन की, और कैसे कैसे आपने शुरुआत करी? मैथ कहाँ से पढ़ा, रीजनिंग कहाँ से पढ़ी, बाकी चीज़ें कहाँ से पढ़ी, कैसे कैसे चीज़ें हुई, जरा बताइए सारी चीज़ें। बुक्स वगैरह तो वैसे पहले ही से चाचा ही रखी हुई थी। ठीक है। लेकिन अब बिना गुरु के कुछ समझ में आने वाला है। अब गुरु तलाशने के लिए निकल पड़े। निकले थे 3, सिलेक्ट हुआ 1। 3 लोग गुरु तलाशने के लिए निकले थे, 3 बच्चे एक साथ। ठीक है, सिलेक्ट आप हुए? अच्छा। और वो 2 जो और बच्चे थे, वो मतलब आप तो हमारे पास आ गए थे जैसा कि, और वो 2 बच्चे कहाँ चले गए? अदर सोशल। अच्छा, मतलब किसी और सर के पास चले वही गए। है ना, कहीं भी पढ़ो, अगर पढ़ाते तो सभी हैं ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपना बेस्ट सब देते हैं। पढ़ाते, सब अपना बेस्ट देते, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन पढ़ा रहा है, चीज़ तो वहाँ डिपेंड हो जाता है। थोड़ा सा मैं हमेशा यही समझाता हूँ। तो फिर आपने मतलब सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको कितना, कौन सा लगता था, और आप कितनी देर उसको देते? जैसे मुझे जहाँ तक पता है, ऑलरेडी मुझे पता है, मैं आपको बता दूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आई थिंक मैथ होगा आपका। तो मैथ आप कैसे पढ़ते थे, थोड़ा सा बताइए। मैथ में फैमिली कंडीशन मैंने पहले ही बताया क्या थी। लिमिटेड जगह, फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा, काउंट कर सकते हैं, मैंने पहली बार तो दिया। तो अब लिमिटेड जगह में, अब कहीं कहीं क्या होता है कि अलग रूम बच्चे के लिए, माँ पिता का अलग रूम, बेडरूम अलग। अब यहाँ वही उतना ही रूम है, सबको वहीं रहना है, बस खाना अलग हो जाता है, बाकी सब तो वहीं है। बिल्कुल। अब अगर हम लोग 8 बजे से भी पढ़ना स्टार्ट करें तब भी नहीं पढ़ सकते।
क्योंकि सभी लोग जागते हैं तो नॉर्मली बात है, नहीं पढ़ पाओगे। अपना 6 बजे सो जाओ, 6 बजे सो गए, 6 बजे कोई सोता नहीं। उसके बाद आराम से खाना पीना ये लोग बनाकर लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक ऑलमोस्ट सभी लोग सो ही जाते थे। उसके बाद अपना टाइम शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट करने वाली बात है, जब सब लोग घर पे सो जाते थे, इसके बाद का टाइम आपका शुरू होता था। जब सब सो गए, अब कोई शोर नहीं है, पूरी रात अपनी है, सो गए 5 बजे तक तो समथिंग। 5 बजे से पहले तो कोई गांव में जगता ही नहीं है, 5 साढ़े 4, तो उतना टाइम अपना है ही। और अब साथ में कोई है नहीं, बहन थी वो इतना ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि पिताजी भी कह रहे थे शादी ज़्यादा ऑलमोस्ट यही हो जाता है कि अपने यूपी बिहार में ये है, एज हुई नहीं कि शादी के लिए तैयार किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिताजी का भी फोकस था बहन की भी शादी करने के लिए। हमारा क्या तो 9:30 बजे से स्टार्ट। अब साथ देने के लिए कोई नहीं, तो अपना वही कीपैड फ़ोन उस टाइम था। कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन पढ़ाई तो आपने ऑनलाइन भी की है, लैपटॉप से पढ़ते थे आप? बिल्कुल, लैपटॉप से पढ़ते थे। अब पढ़ाई पढ़ते थे, पढ़ाई तो आप ऑनलाइन भी करते थे। कीपैड फ़ोन था तो पढ़ किससे रहे थे फिर? अब गुजर तो करनी है। गुजर अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो मैं बताऊं, गुजर का मतलब हमारे यहाँ पे होता है किसी भी प्रकार के चीज़ों को मैनेज करना। गुजर करना मतलब आपके पास कम साधन है, कम रिसोर्सेज है, बस आप किसी भी प्रकार से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो गुजर शब्द होता है, वो ये यूज़ कर रहे थे। तो गुजर आप कर रहे थे। कैसे गुजर की वैसे आपने? जैसे चाचा का पास फ़ोन था। अच्छा, समझ गया। चाचा के फ़ोन से, फैमिली मेम्बरों के फ़ोन से, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक कहानी आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक पॉइंट लाते हैं जीवन में, क्योंकि स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने शेयर की हैं अपने गुरु से सारी चीज़ें, तो ऑलरेडी लगभग काफ़ी चीज़ें मुझे पता है, आपको बतवानी है। जैसे जीवन में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है अनुज, डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल, जब ये उम्र होती है पढ़ाई की, तो इस पॉइंट पर डिस्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। जिस लोकेशन पे हम लोग थे अभी, उस पे थोड़ा अंधेरा हो गया था, इस वजह से भगवान की इच्छा थी कि भगवान ने बुलाया था, तो हम लोग फिर दूसरी लोकेशन पे आए। हमारे शहर में ही एक मंदिर है, वहाँ मंदिर पे आए हैं, और आपसे बाकी की जो बची हुई बात है अनुज के साथ वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सभी साथी बनाए रखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। ये हमारे यहाँ का माता दी का मंदिर है, और कालीवान मंदिर के नाम से इसको जानते हैं, तो हम वहीं पर आए। थोड़ी सी बात और बची हुई है, वो भी आपसे कंप्लीट कराना चाहते हैं। देखिए अनुज जी, हम लोग कहाँ पे थे? डिस्ट्रैक्शन पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ये बताइए कि तैयारी के दौरान बच्चे डिस्ट्रैक्ट जो होते हैं, यानी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि लड़का रात भर बात करता रहता है कि हेलो पापा तो नहीं है। बिल्कुल। तो लाइक इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए तैयारी के दौरान एक स्टूडेंटों को, क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए। मैं तो कहूँगा कि आप कैसे बचे? मैं बचा नहीं, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था। ये बचे ही नहीं है इससे, और इनके लिए एक मोटिवेशन था। यहाँ कहानी में पूरा ट्विस्ट आ गया है। इनका कहना है कि ये इस चीज़ से बचे नहीं है, तो बताइए थोड़ा क्या कह रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन इसलिए यह बना क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन बना उसको पाना एक मेरे लिए असंभव था। उसके लिए नौकरी लेना बहुत ज़रूरी था। ओके। क्योंकि जिस लोग को पसंद किया, और एक मन जो होता है ना, हर किसी को पसंद करने लगा, बेशक सामने वाला ना करे, लेकिन उससे अगर कुछ अच्छा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो उसे मैंने अपना एक केंद्र बिंदु माना। देखिए, मानने की बात है, आप किसको क्या मान रहे हैं। इन्होंने उस चीज़ को ही अपना मोटिवेशन बना लिया। कई लोग उस चीज़ में खो जाते हैं, ये खोए नहीं उस चीज़ में, इन्होंने उसको केंद्र बिंदु मान लिया। अब क्या, जरा कहानी थोड़ा बताइए। यहाँ इंटरेस्टिंग आप मतलब चीज़ें बता रहे हैं, थोड़ा सा बोलिए, आगे बोलिए। मतलब कहाँ से क्या शुरू हुआ? शुरू ऐसे हुआ, हमारे यहाँ एक भागवत हुई थी। भागवत अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, भागवत का मतलब होता है एक पाठ्य कथा होता है, एक पूजा की कथा होती है जो यूपी में बिहार में चलती है ना, जिसको भागवत कहते हैं। तो भागवत में आपने क्या कर दिया भाई? ऐसा हुआ, नोटबंदी वाले ईयर की बात है, 2016 की। उस समय भागवत थी, तो वहाँ पे जो कार्यकर्ता में मुख्य के बाद अपना सेकंड पद था, मुख्य कार्यकर्ता के बाद अपना सेकंड पद था। तो जितने भी कार्यक्रम की चीज़ें थी ना, वो जैसे मुख्य नहीं होता था तो हमें डील करनी है जो भी चीज़ें हैं। तो तीसरे दिन की भागवत की बात है। भागवत मोस्टली 7 दिन 9 दिन, तो उस समय भागवत को 7 दिन की थी। तो तीसरे दिन की बात है, जब किसी व्यक्ति को पहली बार देखा तो मन विचलन हुआ। वही
उस समय से अब 2 दिन तो यूँ ही गुजर गए, 5 दिन हो गए। छठवें दिन कुछ बात हुई, लेकिन बात भी कुछ गलत कर नहीं सकते क्योंकि भागवत में हो, भगवान के दरबार में हो। लेकिन फिर जब पता चला, बैकग्राउंड खोजा, तो बैकग्राउंड कुछ अपर लेवल था, जो मेरे लेवल मैंने बताया पहले ही हमारा लेवल क्या था। तो एक वहाँ से एक उम्मीद खोई भी है और एक उम्मीद पाई भी है। वहाँ क्या सोचा, इसे पाने का केवल एक ही ज़रिया है, नौकरी। और नौकरी सबसे सिंपल लगा कि इसमें किसी की कोई मदद नहीं ज़्यादातर लेनी पड़ती, केवल गुरु मिल जाए सही सा। गुरु सही तो ठीक है भाई, हो जाएगा। और सही गुरु नहीं मिला तो मोस्टली बच्चे ज़्यादातर इसी वजह से भटक रहे हैं आज के दौर में। तो क्या हुआ, उसे मैंने अपना मोटिवेशन बनाया कि इसको अब पाना है। अब पाना कैसे है, नौकरी। और नौकरी एक सबसे सिंपल सी चीज़ लगी, क्योंकि और अगर बिजनेस हम कर नहीं सकते तो उस समय से नौकरी के लिए अब क्या करें। फिर वही 3 लोग तलाश में निकले किसी गुरु को खोजने। गुरु मिला। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा गुरु मिल जाएगा जो एंड तक मुझे पार निकाल लेगा। गुरु मिला, 2 तो गुरु के पास हो गए, 2 भटक गए, वो रह गए। गुरु की जब शरण में आए तो गुरु ने अपना मार्गदर्शन में हमें सबसे पहले जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि जो व्यक्ति आया उसे कितनी नॉलेज है इस फील्ड की, तो गुरु ने सबसे पहले, शायद याद होगा कि एज कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया था, शायद याद हो। हाँ, एज कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया था। अपनी एज निकाल कर दिखाओ। अब वही सीधा 12th के बाद आए, हमें क्या पता एज कैलकुलेशन कैसे होता है। लेकिन गुरु ने वहाँ से लेवल मेरा समझ लिया कि मेरा लेवल आज क्या है। एज कैलकुलेशन को सवाल में क्या हुआ, उसी समय 1-2 दिन पहले मेरा बर्थडे था। अब ये मतलब आप समझना कि बर्थडे यहाँ जॉब में भी था, वहाँ भी था। एक अच्छी बात है कि 2 साल के अंदर उस बर्थडे से और उस बर्थडे तक जॉब ले लेना। मुझे लगता है अगले बर्थडे तक तुम शादी भी कर लोगे। हो सकता है बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माता रानी की इच्छा है, कोई बड़ी बात मैं मना भी नहीं कर सकता ना। तो क्या हुआ, गुरु ने वहाँ से मैंने ऐसे ही बताया कि मेरी इतनी एज है, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे निकला। जब मुझे पता ही नहीं कैसे, 1 सेकंड बाबा जी को निकल जाने दीजिए। निकल जाइए बाबा। जब मुझे पता ही नहीं कैसे निकला, लेकिन मैंने अपने जो बर्थडे मेरा आलिम निकला था उसके हिसाब से बता दिया। लेकिन उस समय मुझे गुरु ने सबसे पहले डांटा कि ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, सोसाइटी प्रूफ मांगती है। इन्होंने ये बात मुझे पहले भी बताई थी जब ये पढ़ने आए थे। तो मैंने इनसे कहा था, एक भाई ऐसा है कि हर चीज़ को प्रूफ चाहिए होता है जीवन में, और पहले सफल बन जाओ, सारी चीज़ें फिर हाथ में आ जाती हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें हाथ में होंगी, अगर नहीं होंगी तो हो जाएंगी। वही चीज़ मिस हो रही है अभी तक, जो मोटिवेशन मेरा शुरू से था। लेकिन हो सकता है मैं उसे पा लूँगा, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है। उसके लेवल का जिस दिन हो जाऊँगा फिर तो जाहिर सी बात है अपने हाथ में होगी। अनुज की ये बड़ा बढ़िया दास्तां आप सबने आज सुनी, और कैसे कैसे ये गांव से निकले, किसान के पुत्र हैं ये, और कैसे कैसे सेना में पहुंचे और अपने सपने को पूरा किया, सफल बने, सरकारी नौकरी हासिल करी आज के इस कंपटीशन के दौर में। और आप सभी से यही कहना है कि अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इनसे, कुछ मोटिवेशन अगर मिला हो कि कितनी भी मुश्किलें हों, परेशानियां हों, जज्बा जुनून होना है अगर, तो पार लग जाओगे, है ना। अगर आपको थोड़ा सा ये लगा हो। बात है गुरु जी, जब से ना नौकरी लगी है तब से एक टेंशन फ्री है। जब से नौकरी लगी है ना, एक टेंशन फ्री है किस चीज़ की, पैसा जो है अब सोच समझ के खर्च नहीं करना पड़ता। बहुत बढ़िया, शानदार। देख रहे हो अभी क्या है कि आप कपड़े भी ले रहे होंगे, जूते भी ले रहे होंगे, बहुत सोचना पड़ता है यार कि महंगे जूते ना लें, महंगा फ़ोन ना लें, महंगे कपड़े ना लें। और जॉब लगने के बाद ये होता है जो ये कह रहे हैं कि जब जॉब लग जाती है तो क्या होता है कि सैलरी आती है हर महीने आपके अकाउंट में। देयर आफ्टर यू बिकम इंडिपेंडेंट एंड आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। भारत सरकार वैसे भी इतना दे ही देती है कि यही आपको आगे के लिए अब शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से जल्दी लाइफ को सेट करिएगा। और यहाँ पर स्टार बहुत जल्दी मुझे दिखने हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि जल्दी से ये स्टार यहाँ ज़रूर लगाएंगे अपने। और इसी प्रकार देश की सेवा करते रहिए। सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिखेंगे, जय हिंद लिखेंगे। इन्हीं जैसे
सिपाहियों की वजह से आज आप ये वीडियो सुकून से देख पा रहे हैं और हम ये सुकून से शूट कर पा रहे हैं और आप अपना पढ़ाई कर पा रहे हैं। और देश में जितने भी लोग इस समय सुरक्षित हैं BSF के इन जवानों की वजह से ही है। तो सभी साथियों से यही कहना है कि अच्छे से मोटिवेशनल होकर अपनी पढ़ाई करें और ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे। एट लास्ट एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों से उनकी पढ़ाई के लिए, कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? एक लाइन में आप अपना पूरा समरी, पूरा जो भी मतलब आपका निचोड़ है, एक लाइन में कह के अपना इंटरव्यू जो है आज यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि सफलता किसी की पुश्तैनी धरोहर नहीं है, बच्चों की आंखों में आंखें डाल कर। सफलता किसी की पुश्तैनी धरोहर नहीं है, इसे हर वो हकदार ले सकता है जो इसके काबिल हो। बहुत शानदार। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके। और आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे मोटिवेशनल टॉक में। लव यू ऑल, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, शेयर करिए, जुड़िए अपने फुनतुरु जी परिवार के साथ। बोल राधे राधे। चलिए नमस्कार। एंड है ना।